उन्होंने इस शब्द को भारतीय युवाओं की अस्मिता से जोड़ा और काकरोच जनता पार्टी बनाई। देखते देखते 2 दिन के भीतर उससे 20 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए। हर चीज में जब भारत में आप बात करते हैं न्याय की, बराबरी की, हिस्सेदारी की, तो आपको पाकिस्तानी देशद्रोही, ये बहुत ही कॉमन बात है। तो अभिजीत दीपके के साथ भी हुआ, कह रहे तो फर्जी बेसिकली पार्टी है और ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। इसके सारे फॉलोअर्स वहां के हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं जो भारत के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। सर, कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या कुछ कहेंगे? इन लोगों ने अपना दमखम दिखा दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, काकरोच जनता पार्टी अम, एक ऐसी पार्टी है जो 15 मई को भारत का सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ सीजीआई। जस्टिस हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बेसिकली वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जहां एक वकील को सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया जा रहा था, उसकी सुनवाई हो रही थी। तो उस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ भारत के युवा केवल सोशल मीडिया एक्टिविज्म में लगे हुए हैं, आरटीआई एक्टिविज्म में लगे हुए हैं और एक्टिविज्म में लगे हुए हैं। ये युवा जो हैं एक तरह से काकरोच की तरह है सिस्टम के खिलाफ, और फ्यूचर क्या है? परजीवी की तरह है। तो इस फ्यूचर पर क्या पूरे है? देश कोई में फ्यूचर है सीजेपी का? विवाद उत्पन्न हुआ। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, सीजेपी का कोई फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, फ्यूचर फ्यूचर सीजेपी का हो चाहे ना हो, लेकिन उसने एक बात तो स्पष्ट की कि एक शब्द काकरोच जब उन्होंने कहा, और उसको लेके बोस्टन में पढ़ने वाले अभिजीत हम्म। दीप के, जो महाराष्ट्र के दलित समाज से आते हैं, और उन्होंने पहले जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी और वो हम्म। आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। अभी वो अमेरिका के बोस्टन में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करते हैं और वो वहां रहते हैं। उन्होंने इस शब्द को भारतीय युवाओं की अस्मिता से जोड़ा और काकरोच जनता पार्टी बनाई। देखते देखते 2 दिन के भीतर उससे 20 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए। अच्छा, भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर केवल 8.9 मिलियन हैं, और हम्म। उसको उसने एक दिन में पीछे छोड़ दिया। तो ये लोग जो काकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, ये कोई बॉट नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जीवित लोग हैं, ये उनको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के युवाओं में जो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और दिशाहीनता, उनके करियर में निराशा का माहौल है, उस पूरे मसले को दिखाता है। और ये युवा इस देश के तुरंत काकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बन गए। तो ये युवाओं में, अच्छा, इंस्टाग्राम पर कौन है ज्यादातर? इंस्टाग्राम पर 25 साल से नीचे उम्र के युवा ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। हाँ। जी कांग्रेस जी। जनता पार्टी ने अपना हैंडल एक्स पे भी बनाया, लेकिन उस हैंडल को सरकार ने एक दिन के बाद, या फिर तमाम लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन करके उसको कैंसिल, उसको विधेय करा दिया। अब आप देखिए कि जब अभिजीत दीपके की पार्टी, या ऑनलाइन पार्टी थी, बेसिकली एक आइडिया था जिसको अभिजीत दीपके ने एक्सप्लोर किया था, जब वो ऑनलाइन पॉपुलर होने लगी तो उसके खिलाफ एक आरोप लगाया गया कि भाई ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। हर चीज में जब भारत में आप बात करते हैं न्याय की, बराबरी की, हिस्सेदारी की, तो आपको पाकिस्तानी देशद्रोही, ये बहुत ही कॉमन बात है। तो अभिजीत दीपके के साथ भी हुआ, कह रहे तो फर्जी बेसिकली पार्टी है और ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है, इसके सारे फॉलोअर्स वहां के हैं। फिर अभिजीत दीपके ने बताया, उन्होंने अपना जो डेटा है उसको शेयर किया कि उनके 94% फॉलोअर्स जो हैं वो भारत से हैं। और इसके बाद जो लोग ये झूठ फैला रहे थे, उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था। और दूसरी बात उन्होंने बताई, उनके खिलाफ तमाम बातें कही जाने लगी कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, ये तो देशद्रोही है, ये देश को बिल्कुल। अनस्टेबल करना चाहता है। तो फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं देश का युवा हूँ, और मैं किसी पार्टी के साथ काम करने की वजह से उसका, क्योंकि इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं अभिजीत दीपके, और इलेक्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो इससे इसकी वजह से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। जब वो हम्म। भारत आए हैं कल 6 जून को, तो वो बाबा साहब की किताब को सामने हवा में लहराते हुए आए हैं वहां हम्म। से, और हम्म। उन्होंने अपना पोस्ट भी जय भीम करके लिखा, और उसको साफ साफ बताया कि
वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हैं, भारत को एक मानवतावादी देश बनाना हम्म चाहते हैं जहां से गैर बराबरी खत्म हो, लोगों को के हम्म जीवन में समता स्थापित हो, डिग्निटी आए, जो कि यहाँ के भारत के ज्यादातर लोगों का ख्वाब है। उस ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं। और इसी मसले पर ये काकरोच जनता पार्टी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर एक्स हो, उस पर पॉपुलर हुई। एक्स पे तो जो उनका हैंडल है, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो हम्म। रिकवर हुआ है। 1.5 लाख रिकवर फॉलोअर नहीं हो हुआ। चुके थे और लेकिन रिकवर सर, नहीं हुआ है। सवाल सवाल ये है ना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाजपा ने अभी भारत की तमाम जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। आपने देखा कि अभी एक बहुत बड़ा मामला आया है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी का मामला आया है, वो है कर्नाटक से, जो हम्म आ, आ, एक कंपनी चलाते हैं थे। एक्चुअली उनके हम्म, रिटेल आउटलेट्स भी हैं, शुभ ज्वेलर्स करके, पूरे कर्नाटका में 80 दुकानें हैं। बिल्कुल। और वो एक कंपनी है वेलकॉम्बी, जिसको उन्होंने, वेलेरी एंड कॉम्बी, एक गोल्ड रिफाइनरी थी स्विट्जरलैंड की, जिसको हम्म 2015 में 2500 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। हालांकि अभी का उसका जो वैल्यूएशन है वो 3800 करोड़, करीब करीब 4000 करोड़ का है, $400 मिलियन का है। उसको हम्म उन्होंने खरीद लिया और बाद में उसका नाम वेलकरी एंड कॉम्बी को बदल के वेलकॉम्बी कर दिया। अब उनके ऊपर साफ साफ आरोप लग रहा है कि वो पिछले 5 सालों से अपना जो टर्नओवर था वो ज्यादा दिखा रहे थे और मुनाफा कम दिखा रहे थे। ज्यादा हम्म दिखाने से क्या हुआ कि उनके यहाँ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा संख्या में उन्होंने पैसा लगा रखा था, और हम्म उस पैसे के लगाने के एकाएक बाद कंपनी डूब गई है, जिसमें LIC, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसने भी अपना 10% पैसा लगा बिल्कुल। रखा और उसको 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थितियों में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इस बात से समझिए आपको कि सरकार जो है वो इस तरह की चीजें कर रही है, करप्शन है, हम्म संस्थाओं पे कब्जा है, लेकिन राजेश मेहता की दुकान पर ईडी का छापा नहीं पड़ा। ईडी का छापा हम्म, कहाँ पड़ता है? ईडी का छापा वेदांत। पड़ता है विपक्ष की पार्टियों पर। तो ये जो हाँ। काकरोच जनता पार्टी है, इन्हीं चीजों से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जुडिशरी जो हम्म है उसको युवा काकरोच और पैरासाइट दिख रहे हैं। वो कह रही है कि ये रोजगार नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं। अरे भाई, आपने कभी पूछा, आपने कभी स्वतः संज्ञान लिया कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ये बेचारे ऐसे। कुंठा में और निराशा में जीवन जीने को मजबूर हैं? आपने कभी देखा इनकी बातों को? क्योंकि आपने कभी पूछा कि क्यों इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा बिल्कुल। है? तो ये सब मसले हैं कि आप इस बात को समझिए कि ईडी राजेश मेहता के यहाँ छापा नहीं मारती है, वो चूना लगा रहा है, लेकिन ईडी पता नहीं कहाँ चादर ओढ़ के सोई हुई थी। और भारत सरकार के यहाँ एक संस्था है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी सो रही थी। उसको जब लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, लोग जान जाएंगे, उसने छापा मारने का नाटक किया है। और अभी मालूम चला है कि वो व्यक्ति राजेश मेहता को अभी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें उसको कोई अनुभव नहीं है। जहां 7 कंपनियां थी बड़ी बड़ी जो वही काम करती हैं, उनको नहीं मिला, लेकिन राजेश मेहता को मिला है। और कहीं ना कहीं वो उसका जुड़ाव है प्रधान सेवक जी से। तो जब प्रधान सेवक जी से जुड़ाव था तो इसके इस घोटाले को क्यों नहीं पता चल रहा था? और LIC क्या सोई हुई थी? जो उसके अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सेबी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि जो विपक्ष के घर गेट पे ही रहता है, हमेशा लगता है कि वही गेट पे ही बैठा हुआ है, कुछ होता है फट से छापा मार देता है। जितने छापे मारे गए पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्या वो राजेश मेहता के यहाँ मारे गए? क्यों नहीं मारे गए? तो एक्चुअली देखिए, आपने सवाल ये पूछा था, मैंने इतनी भूमिका बांध दी है, मैं इसको वापस लौट रहा हूँ। आपका सवाल था, मुझे याद है, कि CJP पार्टी का क्या भविष्य है। भविष्य बहुत ज्यादा है। हम्म भविष्य इसलिए ज्यादा है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने ही इसको बनवाया है, और बीजेपी जो हाँ। है वो कहीं ना कहीं से इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। और बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वेंचर है, ये भारत की जनता की आवाज नहीं है। तो इस बात को समझिए कि ये देश न कांग्रेस का गुलाम है, न बीजेपी का गुलाम है, न आम आदमी पार्टी का गुलाम है। लोग परेशान हैं और लोग जुड़ते चले गए। तो ऐसे में विपक्ष की पार्टियों को अपने ईगो से बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी का, अखिलेश यादव जी का, ममता बनर्जी का संघर्ष संघर्ष है, वो कहीं जाने वाला नहीं, कोई छीन नहीं पाएगा। उनका उनका अपना जो संघर्ष है, उसको हर पॉजिटिव आंदोलन के साथ जोड़ना चाहिए। इस आंदोलन से क्या है, ये अभिजीत दीप के किसको ठग लेंगे? इतना साहस है उनमें, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उनका। ये पार्टी ऑनलाइन है। इसकी पहली मीटिंग थी जिसमें गोदी मीडिया के लोग गए, बोले कि 100 लोग भी नहीं हैं।
ये लोग नहीं, शाम तक वहां हजारों लोग थे और वो पूरा सक्सेसफुल मीटिंग था। तो आप उसको कुछ भी कह लीजिए, लोगों के गुस्से का एक एक तरह का प्रतिफलन है। उसी की वजह से ये भीड़ जुटी थी। और लोगों ने, अब तो पहले लोगों ने कहा कि अरे ये ऑनलाइन है, कोई नहीं आएगा। लोगों ने आके दिखाया है और ये हुआ है। इसलिए ये अभी की सरकार के लिए खतरे की घंटी है और सरकार गंभीर संकट में है। लोगों ने बता दिया है कि तुम सिलेंडर का दाम बढ़ाते जाओगे और हम जंतर मंतर पर बिना आए, ऐसा नहीं है। हम आएंगे, अपना प्रोटेस्ट हम्म। दर्ज कराएंगे। आप मुझे बता दीजिए नंदन जी कि कौन वो गरीब आदमी है जो इस निर्णय से खुश है कि 1,000 रुपए का घरेलू सिलेंडर हो गया है। कितनी आमदनी बढ़ी है पिछले 2014 से 2026 तक। सरकार साफ साफ आंकड़ा निकाल के व्हाइट पेपर ला के दिखा दे तो मैं इस बात को पर व्यक्तिगत तौर पर कन्विंस हो जाऊंगा। मैं अभी लेख पढ़ रहा था क्रिस्टोफ जेफरलो का, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं और फ्रांस में रहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भारत सरकार जो ग्रोथ बता रही है, वो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब बिना नौकरी का ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ बताया जा रहा है वो अपने आप में फर्जी है, क्योंकि नौकरियां जब जनरेट नहीं होंगी तो ग्रोथ कैसे होगी। वो ग्रोथ हो सकता है कुछ मिलीनियर्स और बिल्कुल बिलीनियर्स का हो रहा हो। अडानी का ग्रोथ नंदन का ग्रोथ नहीं है। अडानी का बिल्कुल। ग्रोथ देश के पैमाने पे दिखाया जाएगा, लेकिन नंदन कितने आगे हुए हैं, संदीप कितने आगे हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन कितने आगे गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, इससे ग्रोथ नापी जाती है। नवीन को जॉब नहीं है, बाकी लोगों को जॉब नहीं है, तो जॉबलेस ग्रोथ है। कितने युवाओं को नई नौकरी मिली है 2014 के बाद, ये आप एक सर्वे करके आंकड़े निकाल के देखिए। सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, अब तो भारत सरकार के जो सरकारी इकोनॉमिस्ट थे, जो उनके साथ जुड़ के मलाई काट रहे थे, वो भी अब गाली देना शुरू कर चुके हैं। सुरजीत भल्ला, उन्होंने लेख लिखा कि हो सकता है हम्म, कि भारत ग्रोथ कर रहा हो लेकिन इकोनॉमी के फ्रंट पर ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ग्रोथ कैसे होती है? आपकी पैसे से ग्रोथ होती है कि आप बुढ़ापे में बढ़ते हैं थोड़े? आपके शरीर से थोड़ा आपकी ग्रोथ मापी जाती है, आपके पेट बढ़ने से थोड़ा आपकी ग्रोथ मापी जाती है। आपकी आय बिल्कुल बढ़ने सर। से आपकी ग्रोथ मापी जाती है। आप कितने स्वस्थ हैं, कितने बेहतर हैं, कितने मानवीय स्थितियों में रह रहे हैं, इससे आपकी ग्रोथ मापी जाती है। और आप पर कैपिटा इनकम में केनिया के साथ हैं। तो ये सब बताने के हाथी के दांत कुछ और होते हैं नवीन जी। जैसे जो गोदी मीडिया है ना, वो देश की मीडिया के रूप में अपने को प्रेजेंट करता है। क्या वो मीडिया है? वही भारत का ग्रोथ की कहानी है। जैसे भारत में मीडिया मीडिया कहता है अपने को, वैसे ही भारत का ग्रोथ हम्म। जो है, उसके असली ग्रोथ की कहानी ये है कि सामने से वो चमकता दिखता है, पीछे से गंदगी बज बजा रही है। बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, भाजपा 29 में टिकेगी या भाजपा का खात्मा हो जाएगा? क्योंकि आर्थिक सुनामी की बात लगातार की जा रही है, मोदी जी की उम्र भी हो गई है, जनता उग्र है, जन जी आंदोलन कर रहा है। देखिए 2047 तक तो मुझे लगता है कि जनता, भारत विकसित होगा कि नहीं होगा, अभी तीन हम्म। चार महीने ही भारत के लिए बड़े मुश्किल हैं। ईरान और अमेरिका हम्म। का युद्ध लगातार चल रहा है। पेट्रोल हम्म। डीजल के 4 बार दाम बढ़ चुके हैं, गैस का दाम बढ़ चुका है, सीएनजी का दाम बढ़ चुका है। ये ईंधन से, ऊर्जा से भारत की सारी महंगाई जुड़ी हुई है। हर चीज बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ी नहीं। तो अब तो मुझे लगता है कि लोग हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि हमको विकसित भारत नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित भारत चाहिए। और कम से कम जो जिस असुरक्षा में आपने पहचान पहुंचा दिया है, उससे बाहर ले आइए ताकि हमारी जान बचे, हम लोगों को कम से कम मतलब जो हमको पहले मिल रहा था उतना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे लगता है कि विकसित भारत का सपना भारत के लोगों को एक गाली है। अगर कोई कहे कि हम विकसित भारत कर देंगे तो लोग उनका पैर पकड़ के कहेंगे कि आप प्लीज, आप कुछ मत करिए। आपने डॉलर को, आपने रुपए को डॉलर की तुलना में 100 के पार पहुंचा दिया है, 97 पहुंचा दिया है। जल्द ही 100 के पार हम्म। होगा। हम छाती पीटते तो रहेंगे, लेकिन भारत सरकार एक ऐसी गाड़ी हो चुकी है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। अब वो खाई में ही गिरनी है। तो इस गाड़ी आसानी हो पर, जाएगी। इस गाड़ी पर जिस पर विकसित भारत लिखा हुआ है, उस पर कोई बैठना नहीं चाहता है। और वो खाई में आसानी गिरेगी हो तो उस जाएगी। विकसित भारत। जी। आप समझिए ना, आसानी हो जाएगी। मोदी जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि 3 डिजिट में पहुंच जाएगा रुपया डॉलर के मुकाबले। पहली बातें है। दूसरी चीज ये है कि $5 है तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे यार $500 हो गया, $5 का मतलब। तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये मोदी जी की कैलकुलेशन उपलब्धि में है। आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो कश्मीरी गेट के डिवाइडर पर सोने वालों की भीड़ होती है, वहां आप लोग खड़े होकर सोएंगे। इतनी भीड़ हो जाएगी कि लोगों को अब सोने के लिए वहां भी जगह नहीं होगी, वहां भी खड़े होकर सोना पड़ेगा। तो सोने को नया रूप दे देंगे वो। और स्थिति हम्म। इतनी खराब होगी कि लोग गरीबी के कुचक्र में फंसते जाएंगे। और मतलब भयावह संकट सामने दिख रहा है नवीन जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म होने वाला है। थैंक यू सर।